सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करता है। इंट्रोडक्शन। प्राइस राइज इज अ क्विक अटेंशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम कॉमन पीपल टू पॉलिसी मेकर्स। प्राइस राइज क्या है? एक नॉर्मल इंसान से लेकर एक पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? पॉलिसी मेकर्स जनरली जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग होते हैं, है ना, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी। जो हमारी कंट्री की पॉलिसीज बनाते हैं, अब वो कौन लोग होते हैं? जनरली ब्यूरोक्रेट्स या फिर हमारे पॉलिटिशियंस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी मेकर। तो प्राइस राइज क्या है? कंट्री में कीमतें, महंगाई कितनी कम हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है, उस पर हर इंसान की नजर होती है। मतलब कोई नॉर्मल इंसान हो या फिर कोई बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर हो, सबकी हमेशा नजर रहती है किस पे? कि कंट्री में महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है ना। तो यही कहना चाह रहा है वो। ठीक है, फ्रॉम कॉमन पीपल टू पॉलिसी मेकर्स। इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। टू टर्म्स, disinflation and deflation, are used as more price fall, however they are bit different, है ना। तो दो यहाँ पर टर्म्स है, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन, है ना। दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे आएगा टॉपिक डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों, तो हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो दोनों टर्म्स आगे आएंगे। डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन आर यूज्ड एज मोस्ट प्राइस फॉल, हाउ दे आर बिट डिफरेंट, है ना। दोनों को के लिए यूज होता है, बाकी दोनों अलग अलग टर्म्स है। टेक्निकली इन्फ्लेशन मीन्स चेंज इन प्राइस राइज, है ना, बट इट इज यूजुअली यूज टू मीन प्राइस राइज। तो इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? चेंज। टेक्निकली इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन प्राइस राइज। प्राइस का चेंज होना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलेंगे। पर जनरली इन्फ्लेशन हम लोग इस चीज के लिए यूज करते ही नहीं है। इन्फ्लेशन हम लोग जनरली प्राइस जब बढ़ती है उसके लिए ही यूज करते हैं। प्राइस कम होने के लिए हम लोग अलग वर्ड यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, usually used to mean price rise. Yes, it is quite a dynamic phase. अब व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब वहां पर पूछ रहा है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, तो हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन है कंट्री में। एज सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एकेडमिक डिफिनीशंस, इन्फ्लेशन इज अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ प्राइसेस। इन्फ्लेशन क्या है? राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब कंट्री में ओवरऑल क्या है, प्राइस बढ़ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। एक कंट्री में ओवरऑल प्राइस क्या है, बढ़ रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। अ सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, है ना। कंटिन्यूसली, सस्टेन मतलब क्या है? कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत बढ़ गई, कम हो गई, कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है। उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेशन वर्ड। अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। थर्ड उसने क्या बोला? अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, मतलब ठीक है, परसिस्टेंट हमको एक चेंज दिख रहा है। ठीक है, अ परसिस्टेंट परसिस्टेंट ठीक है, एक लंबे समय तक क्या है, प्राइसेस बढ़ रही है। परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस सस्टेन्ड ओवर टाइम, है ना। प्राइसेस बढ़ रही है और सस्टेन बहुत लंबे समय तक इसी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, एंड अक्रॉस बोर्ड प्राइस राइज, है ना। ठीक है, अक्रॉस बोर्ड प्राइस राइज रहेगी जब, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, टेक्निकली प्राइस राइज ऑफ अ फ्यू आइटम्स इज नॉट इन्फ्लेशन, है ना। कुछ आइटम्स की, अगर कुछ कंट्री में किसी कुछ कुछ चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, तो उसके लिए हम लोग इन्फ्लेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। टेक्निकली, है ना, प्राइस राइज, है ना। ठीक है, प्राइस राइज ऑफ फ्यू आइटम्स इज नॉट इन्फ्लेशन, रेदर इट इज रिलेटिव प्राइस राइज, है ना। कुछ चीज़ों का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन ही बोलेंगे। रेदर इट इज रिलेटिव प्राइस राइज, है ना। एक दूसरे के कंपेरिजन से पहले बहुत सारे आइटम्स के, व्हेन मोस्ट आइटम्स सी प्राइस राइज ओनली देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। इवन रिलेटिव प्राइस राइज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, है ना।
ठीक है। रिलेटिव प्राइस राइज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है डिसइन्फ्लेशन, है ना। डिसइन्फ्लेशन वर्ड का मीनिंग आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2 मिनट इसको जरा करेक्ट कर दूं मैं। डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट स्टेटस पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, है ना। देखो इन्फ्लेशन पहले मान लो 8% था, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि पहले इन्फ्लेशन क्या था 8%, बाद में कितना हो गया 6%, या फिर 6% से 4% हो गया। तो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है। देखो 4% भी रहेगा इन्फ्लेशन रेट जब भी महंगाई बढ़ेगी, 6% भी रहेगा जब भी महंगाई बढ़ेगी, 8% रहेगा जब भी महंगाई बढ़ेगी। पर महंगाई बढ़ने का जो रेट है वो क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखो 8 से 6% हो गया, 6 से 4% हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिसइन्फ्लेशन ना। इन्फ्लेशन रेट स्टेटस पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, एग्जांपल ड्रॉपिंग फ्रॉम 8% टू 5%। जब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। महंगाई क्या होते जा रही है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, पर महंगाई का जो रेट है ना, जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। What happens to prices? Prices are still increasing but more slowly than in previous periods, है ना। प्राइजेस क्या है, अभी आज के टाइम में प्राइजेस क्या है, बढ़ रहे हैं, पर प्राइजेस बढ़ने की जो स्पीड है वो कम होते जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या होते जा रहा है, इन्फ्लेशन का जो एग्जैक्ट नंबर है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। प्राइजेस आर स्टिल इंक्रीजिंग जस्ट मोर स्लोली देन इन प्रीवियस पीरियड्स, प्राइजेस अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, पर प्राइजेस के बढ़ने की जो स्पीड्स है वो स्पीड है वो कम हो गई है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफन डेलिबरेट रिजल्ट ऑफ सेंट्रल बैंक टाइटनिंग लाइक रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू कूल डाउन एंड ओवरहीटिंग इकोनॉमी ब्रिंग इन्फ्लेशन क्लोजर टू टारगेट लेवल्स, है ना। तो जनरली क्या होता है ना, सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसकी हेल्प से, है ना, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अब इन्फ्लेशन रेट स्टेटस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन में पहली चीज उसने क्या बोली कि इन्फ्लेशन रेट स्टेटस पूछ रहा है। इन्फ्लेशन रेट स्टेटस क्या है ना, बिलो 0%। 0% से नीचे अगर कोई चीज चली गई इसका मतलब क्या है, 0 से नीचे कोई चीज चली गई इसका मतलब क्या है, नेगेटिव हो गई वो। इसका मतलब जब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन में जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, मतलब बिलो 0% होता है, ठीक है। बिलो क्या होता है, 0% होता है। What happens to prices? The overall prices decreases, level decreases. Consumers and business pay less for exact same goods or services over time. हाँ, तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, कम होता है, नेगेटिव बिलो 0 होता है, ठीक है ना। What happens to prices? The overall prices level decrease, है ना। ओवरऑल प्राइस लेवल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कंज्यूमर्स एंड बिजनेस पे लेस फॉर द एग्जैक्ट सेम गुड्स और सर्विसेज ओवर टाइम। जो कंज्यूमर्स है ना, ठीक है, पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, 10 रुपए की हो गई, ओ सॉरी 90 रुपए की हो गई, 90 रुपए की हो गई, 80 रुपए की हो गई। तो ये क्या है, डिफ्लेशन, मतलब प्राइसेस डिक्रीज होना। देखो डिसइन्फ्लेशन में प्राइसेस डिक्रीज नहीं हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रहे थे। डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे पर प्राइसेस के बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हुई थी, ठीक है। पर डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, प्राइसेस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, है ना। इन्फ्लेशन लेवल यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, प्राइसेस अब कम होते जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। पहले 100 की थी, 90 की हो गई, 80 की हो गई, बाद में 70, 60, ठीक है। तो प्राइसेस लेवल क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये भी क्या है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बहुत, है ना, डेंजरस सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अगर चीज़ों के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि चीज़ों की डिमांड नहीं है। डिमांड क्या है, चीज़ों के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, चीज़ों की डिमांड, है ना, चीज़ों की डिमांड खत्म होते जा रही है। चीज़ों के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं इसका मतलब चीज़ों की डिमांड क्या है ना, खत्म होते जा रही है। इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग लोग सामान खरीदेंगे, है ना, ठीक है। तो मनी क्या होती जा रही है, इकोनॉमी से मनी क्या होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब आगे जाके क्या होता है, स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, या फिर
रिसेशन आ सकता है कंट्री में, है ना, मंदी आ सकती है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मंदी। तो थोड़ी बहुत महंगाई होना भी जरूरी है। अगर महंगाई नेगेटिव में चली गई, इसका मतलब क्या है कि डिमांड कम होती जा रही है, मंदी आ रही है, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, ठीक है। Total prices decreases, consumers and business pay less profit and exact same goods over series of time, है ना। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली साइन ऑफ वीक इकोनॉमिक हेल्थ, यहाँ पर लिखा है यूजुअली अ साइन ऑफ क्या है, वीक इकोनॉमिक हेल्थ। इकोनॉमिक हेल्थ कंट्री की क्या होती जा रही है, वीक, अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। स्ट्रीट ट्रिपली कॉज्ड बाय सीवियर कोलैप्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिमांड क्या है, खत्म हो रही है, which forces producers to drop prices in face of contracting and struggling order to sell, है ना। तो प्रोड्यूसर्स का माल, लोगों का माल नहीं बिक रहा, बिजनेसमैन का माल नहीं बिक रहा है, सामान नहीं बिक रहा है ना, लोगों के पास पैसा खत्म होते जा रहा है, ठीक है, इकोनॉमी की हालत खराब है, ठीक है। अगर डिसइंफ्लेशन, डिफ्लेशन भी आ रहा है कंट्री में, तो ठीक है। अब व्हाई डज इन्फ्लेशन ओकर, इन्फ्लेशन क्यों होता है, महंगाई क्यों होती है, उसके कारण डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि महंगाई क्यों होती है। महंगाई, इन्फ्लेशन इज बिलीव्ड टू ओकर ड्यू टू 3 पॉसिबल रीजंस, नेमली मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या है, मिसमैच है, इसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना। मान लो कि, है ना, एक एरिया है, ठीक है, एक स्टेट है या फिर एक कंट्री है, वहां पर 1000 यूनिट्स, है ना, यूनिट्स वर्ड नहीं यूज करते हम लोग, कुछ और वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर। एक कंट्री है यहाँ पर, मान लो कि 1000 किलो वीट प्रोड्यूस हुआ एक साल में, खेतों में कितना वीट प्रोड्यूस हुआ, 1000 किलो। पर वहाँ के लोगों के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 10,000 केजी वीट, किलो केजी वीट, 10,000 केजी वीट की रिक्वायरमेंट है। प्रोड्यूस कितना हुआ, 1000 किलो, जरूरत है 10,000 किलो की। तो क्या होगा, डिमांड क्या है, ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है। तो महंगाई क्या होगी, इन्फ्लेशन, कॉस्ट क्या हो जाएगी, रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज को बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे। अब जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो क्या करेंगे, जिनके पास बहुत पैसा है, जो रिच लोग हैं, वो क्या करेंगे, उस चीज के लिए ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हो जाएंगे, है ना। तो चीजों के रेट क्या हो जाएंगे, वीट के रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वीट या फिर वीट से रिलेटेड चीजों के रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉल्ड कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड के कारण लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है, क्योंकि चीज कम है पर उसके जो दावेदार है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट चीज आती है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब कहने का मतलब, है ना, जैसे मान लो हम लोगों ने वीट का एग्जांपल लिया था, हम लोग वापस वीट का एग्जांपल लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स की और फर्टिलाइजर्स की और, है ना, पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की और पेस्टिसाइड्स की क्या बढ़ गई, है ना, फर्टिलाइजर्स की और पेस्टिसाइड्स की क्या बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई। और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की अगर कॉस्ट बढ़ गई तो किसान को क्या लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा। किसान की क्या बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी वीट को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर वीट को प्रोड्यूस करने के लिए किसान की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो भी क्या करेगा, महंगा बेचेगा मार्केट में, क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट निकालना है। वो अपना प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, चीज़ों को महंगा बेचने की कोशिश करेगा। और जब वो चीज़ों को वीट को, सॉरी, चीज़ों की बात कर रहा हूं, वीट को महंगा बेचेगा, वीट को महंगा बेचेगा तो वीट क्या आएगा, मार्केट में महंगा आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, है ना, कि कॉस्ट बढ़ गई, है ना, खर्चा बढ़ गया, सीधी सीधी बात क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, खर्चा बढ़ गया, ठीक है, मजदूर का खर्चा बढ़ गया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, है ना, या फिर दूसरी जो भी चीज़ है, ठीक है, उसका खर्चा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, है ना, किसान को ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ी, और ज़्यादा कॉस्ट बियर करने के कारण उसका प्रॉफिट भी क्या करा अपना, उसने चीज़ों को महंगा बेचा मार्केट में, इसके कारण प्रॉफिट भी बढ़ गया। चेंजेस इन मनी सप्लाई कॉल्ड मॉनेटरी इन्फ्लेशन,
है ना। मॉनेटरी मनी सप्लाई चेंज हो गया, कहने का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है ना। ठीक है, चेंजेस इन मनी सप्लाई कहने का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है कि किसान ने मान लो कि पैसा लिया था ब्याज पे खेती करने के लिए, है ना, और लेंडर ने क्या बोला कि अब 2% की जगह 4% ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ब्याज उसको इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ गया तो उसको क्या करा, ज्यादा ब्याज भरना पड़ा, ज्यादा ब्याज भरना पड़ा तो उसको क्या करना पड़ेगा, है ना, अपना प्रॉफिट निकालने के लिए वीट को भी महंगा बेचना पड़ेगा, नहीं तो उसको प्रॉफिट नहीं बचेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के 3 कारण है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, जहाँ पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ठीक है, इसलिए रेट बढ़ गए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहाँ पर खर्चा बढ़ गया, ठीक है। और मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जहाँ पर मनी सप्लाई के चेंजेस के कारण क्या आया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, है ना, किसानों के पास पैसा नहीं है, उन्होंने क्या करा, ठीक है, ब्याज पे पैसा उठाया, लेंडर ने बोला ज्यादा ब्याज लगेगा, ठीक है, इन सब चीजों के कारण। ठीक है, इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड बाय मनी सप्लाई एज इन्फ्लुएंसेस डिमांड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर मनी सप्लाई इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा हूँ। Inflation influenced by money supply is it influences demand, and that is why it is called monetary. In 1970s, when the monetarist school of economics developed, is opposed to Keynesian view of demand pull inflation. In the 1970s, when a monetarist school of economics developed, it opposed in Keynesian view of demand pull inflation. ठीक है, तो ये बता रहा है कि 1970s में मॉनेटरी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने काइनेसियन का जो सोचने का तरीका था उसको अपोज किया था, उसको डिमांड प्लस इन्फ्लेशन को अपोज किया था। ठीक है ना। तो मॉनेटरी सप्लाई, जब मनी की सप्लाई मार्केट में अफेक्ट होती है तो उससे ही महंगाई आती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आरबीआई की पॉलिसीज होती है जो मार्केट में पैसे को कम ज़्यादा करती है, उसके कारण भी क्या होता है ना, उसके कारण भी क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस होती है। ठीक है, उसके कारण भी महंगाई कम ज़्यादा होती है। ठीक है, how is it measured? India uses two major indices to measure inflation. While the wholesale price index tracks the movement of prices at the wholesale level, the consumer price index tracks it at retail level. है ना, तो दो टाइप के इंडाइसेस है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो क्या है ना, कंज्यूमर लेवल पे, है ना, और डब्ल्यूपीआई, ठीक है, होलसेल। सीपीआई जो मिलता है कहाँ, ठीक है, कंज्यूमर लेवल पे, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, जिस प्राइस पे माल खरीद रहा है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल में होलसेल में माल की प्राइस से कितनी बढ़ोतरी हुई, वो जो इंडेक्स है उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो दो टाइप के इंडेक्सेस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। रिटेल लेवल देखता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या देखता है, रिटेल लेवल देखता है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल लेवल देखता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई क्या देखता है, होलसेल लेवल पे देखता है। यहाँ नीचे फॉर्मूला भी दिया है, ठीक है। CPI is equals to value of market based in current basket in current year, value of market basket in previous year, है ना। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर करता है ना। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्केट बास्केट इन करंट ईयर, वैल्यू ऑफ मार्केट बास्केट इन प्रीवियस ईयर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट, न्यू सीपीआई माइनस ओल्ड सीपीआई डिवाइडेड बाय ओल्ड सीपीआई इनटू 100, है ना। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीपीआई की हेल्प से हम लोग कैसे करते हैं, न्यू सीपीआई माइनस ओल्ड सीपीआई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। ये सीपीआई का फॉर्मूला, पहले हम लोग सीपीआई निकालेंगे, सीपीआई निकाल के फिर उससे इन्फ्लेशन रेट निकाल लेंगे। Using these formulas, inflation rate is derived in percentage, which can be shown in numbers points too. To explain, let's suppose the total weight of items in inflation basket has been taken to be 100 in 2024 and it increases to 120 in 2025, है ना। ठीक है, तो एग्जांपल ले लें यहाँ पर कि टोटल जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन बास्केट में चीज़ों का रेट जो था वो 100 था। ठीक है ना। 2025 2024 में 100 था, 2025 आ गया था, कितना हो गया, 120 हो गया। इट शोज एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 20%, 20 पॉइंट्स ड्यूरिंग ईयर। तो इन्फ्लेशन कितना हुआ, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स का इन्फ्लेशन हुआ। फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या होगा, point to point reference period is taken. For example, for annual inflation, the reference period will be from 1 January 1 to January 1 of the next year, है ना, 1 जनवरी से 1 जनवरी मतलब ईयरली लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर की जगह डेट टू डेट लेते हैं, 1 जनवरी से 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2025 से लेंगे 1 जनवरी 2026 तक का हम लोग इन्फ्लेशन रेट लेंगे, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए। Measures to check inflation. Inflation being a socio-economic sensitive issue, government across the world try several short and long-term policy steps to check it from becoming uncomfortable. A brief idea about steps is taken below, है ना। तो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी पॉलिसीज करती है ना, मैं पॉलिसीज मैनेज करती है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।